हमें पढ़ना है अबाउट बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हमें जानकारी देते हैं अबाउट दैट पीरियड. सो मैनी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट्स हु केम टू इंडिया have left accounts of their experiences and their impressions of various parts of India. So बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज यानी कि चर्च से जुड़े हुए लोग, सिविल सर्वेंट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग जो कि इंडिया आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का अकाउंट छोड़ा और अपने इम्प्रेशंस जो उनके थे अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके अकाउंट्स, उससे रिलेटेड डिटेल्स जो हमें मिलती हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन राइटर्स में से है मिशनरी का ग्रुप. मिशनरीज जो हैं उन्होंने लिखा ताकि उनकी जो रिस्पेक्टिव सोसाइटी है वो इनकरेज हो, ताकि वो और ज़्यादा मिशनरीज को इंडिया भेजे और यहाँ पर जो लोग हैं, इंडिया के जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनको इन्वेंजलाइज किया जा सके. यानी मिशनरी का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट, टू प्रमोट द रिलीजन, है ना. क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनका बेसिकली काम ये होता है ताकि वो रिलीजन को प्रमोट कर सके इन द एरिया. तो ये जो है, इन्होंने जो चीज़ें लिखी, इनके जो राइटअप्स हैं वो हमें बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक ऐसा अकाउंट मिल रहा है जिसमें हम सोसाइटी को समझ पा रहे हैं, है ना. क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने अपने सोसाइटी को लिखा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिशनरीज को यहाँ पर भेजें, है ना. इन दिस जॉनरा बिशप हेबर्स जर्नल एंड एब डुबोइस Hindu manners and customs provide useful information on the socio-economic life of India during the period of decline of the Indian power and the rise of the British. तो इस जॉनरा के अंदर, मिशनरी राइटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिशप हेबर. उनका एक जर्नल है और उसके अलावा एब डुबोइस का हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स है. ये जो दो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर जो इंडिया में थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी उस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन पावर्स, यानी जब इंडियन पावर्स डिक्लाइन हो रही हैं और ब्रिटिश पावर बढ़ रही है, उस टाइम पे क्या की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लोगों की लाइफ कैसी है, वो जानने में हमें इन दो चीज़ों से बहुत मदद मिलती है. पहला है बिशप हेबर्स जर्नल और दूसरा है एब डुबोइस Hindu manners and customs. ठीक है. Now some of the famous British travelers who wrote travel accounts were George Forster, Benjamin Hayne, James Burness, narrative of a visit to the court of Sindh, Alexander Burness, travels into Bukhara, C.J.C. Davidson, diary of the travels and adventures in Upper India, and John Butler, travels and adventures in the province of Assam, है ना. तो अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं. जैसे कुछ ब्रिटिश ट्रैवल अकाउंट्स जो हमें मिलते हैं, जो कि ट्रैवलर्स ने लिखे, ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने, वो जॉर्ज फॉस्टर का है, बेंजामिन हेन का है ना, जेम्स बर्नस का है, जिसमें हम देखते हैं नैरेटिव ऑफ अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, है ना, ये हमें मिलता है. इसके अलावा एलेक्जेंडर बर्नस का एक अकाउंट है ट्रैवल्स इनटू बुखारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. C.J.C. डेविडसन है, उनका है डायरी ऑफ द ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय अपर इंडिया? इट्स बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया. और जॉन बटलर का एक अकाउंट है जहाँ पे हम देखते हैं ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम. असम की हमें मिलती है जानकारी. और फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स हु रोट अबाउट इंडिया इंक्लूड विक्टर जैकमाउंट, letters from India describing a journey into the British dominions of India, Tibet, Lahore and Kashmir during the years 1828 to 1829, and this work was maybe published or something like that in 1831. 1828 to 1829. Now Baron Charles, that is travels in Kashmir and the Punjab. तो basically जो नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उनमें आते हैं विक्टर जैकमॉन्ट, जिन्होंने लिखा लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया. तिब्बत, लाहौर और कश्मीर, ये लेटर्स हैं कुछ, है ना.
इसके बाद बैरन चार्ल्स हैं। बैरन चार्ल्स जो हैं उनके हम देखते हैं ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड द पंजाब। और इसके बाद है विलियम मोरक्रॉफ्ट, है ना। सो दीज ट्रैवल अकाउंट्स आर इंडिस्पेंसिबल एंड जनरली रिलायबल सोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिलायबल सोर्सेज हैं और इंडिस्पेंसिबल हैं, और स्पेशली ये ऑफिशियल पेपर्स को सप्लीमेंट करते हैं। यानी कि ऑफिशियल पेपर्स एक जानकारी जो आपको किसी इंटरनल सोर्स से मिल रही है, और दूसरी जानकारी वो है जो कोई एक्सटर्नल इंसान दे रहा है। तो ये दो चीज़ें जो है ये मिल करके एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए एक रिलायबल सोर्स कंस्ट्रक्ट करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जॉनरा है आर्काइव्स, तो हमने पढ़ लिए सारे, अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज। तो एक और सोर्स है जो कि है न्यूज़पेपर और जर्नल। न्यूज़पेपर जर्नल किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ऑफ द 19th and 20th centuries published in English as well as in different vernacular languages form an important and authentic source of information for the construction of the history of modern India. The first attempts to publish newspapers in India were made by disgruntled employees of the English East India Company who sought to expose the malpractices of private trade. ठीक है, तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो है 19th और 20th सेंचुरी के जो कि इंग्लिश में पब्लिश हुए वो और दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी पब्लिश हुए, वो एक इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स हैं जानकारी के लिए अगर आप हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं मॉडर्न इंडिया की। सो दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला अटेम्प्ट है न्यूज़पेपर को पब्लिश करने का इंडिया में वो खुद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने किया, है ना, क्योंकि उन्हें इस बात की ज़रूरत लग रही थी कि प्राइवेट ट्रेड के अंदर जो माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो गलत काम चल रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जा सके, उनको एक्सपोज किया जा सके। सो उसके लिए उन्हें सबसे पहले इस बात की ज़रूरत महसूस हुई और पहली कोशिश भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ ने करी। फॉर इंस्टेंस इन 1776 विलियम बोल्ट्स being censured by the court of directors for private trading resigned from the company and announced his intention to publish a newspaper। यानी कि 1776 में विलियम बोल्ट्स नाम के एक एम्प्लॉय हैं जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने प्राइवेट ट्रेडिंग के चार्ज में सेंसर किया है, यानी उनको पकड़ा है और उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद में उन्होंने अपने इस इंटेंशन का अनाउंसमेंट किया कि अब वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट्स स्कीम वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान एंडेड बिफोर मटेरियलाइजिंग इन 1780, है ना। तो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स था बोल्ट की स्कीम के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया और इनका जो प्लान था वो इससे पहले कि ज़मीन पे कुछ हकीकी तौर पे वो पब्लिश कर पाते, उससे पहले उनका प्लान जो है वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया। इसके बाद में 1780s में हम देखते हैं, इन 1780s जेम्स अगस्टस हिकी published the first newspaper in India entitled the Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser. Hickey's press was seized within 2 years owing to his outspoken criticism of government official। ठीक है, इसके बाद में 1780s में जेम्स अगस्टस हिकी जो हैं वो सबसे पहले इंडिया का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम है द बंगाल गज़ेट, और बंगाल गज़ेट या कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र भी उसका नाम हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये पहला अखबार बनता है इंडिया के लिए और ये 1780 में पब्लिश होता है। अब हिक्की का जो प्रेस है उसको सीज कर लिया गया 2 साल में ही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म था हिक्की के अखबार के अंदर, हिक्की के प्रेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर क्रिटिसिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा था, आउटस्पोकन था बहुत ज़्यादा। आफ्टरवर्ड्स मैनी पब्लिकेशंस अपीयर्ड सच एज द कैलकाटा गज़ेट 1784, है ना, है ना। इसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे कि आपका कैलकाटा गज़ेट है जो 1784 में छपा, उसके बाद में पब्लिश हुआ। उसके बाद में मद्रास कुरियर है 1788 में, उसके बाद में बॉम्बे हेराल्ड 1789 में। और जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं अर्ली पीरियड के, प्राइमरीली उनका एम था कि वो इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट को यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के कैटर कर सके, है ना। तो बेसिकली ये 4-5 अखबार हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला है आपका बंगाल गज़ेट जो छपा है 1780s में, उसके बाद में आपका 1780 में छपा है बंगाल गज़ेट जेम्स अगस्टस हिकी। उसके बाद में कैलकाटा गज़ेट है। अच्छा हाँ, बंगाल गज़ेट का दूसरा नाम क्या है?
कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर। उसके बाद में कैलकटा गजेट छपता है 1784 में, फिर मद्रास कुरियर छपता है 1788 में, और फिर बंगाल हेराल्ड छपता है 1789 में। आगे आते from the second half of the 19th century, many powerful newspapers appeared, edited, published by distinguished and fearless journalists. तो बेसिक सी बात यह है कि सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक आते आते हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पावरफुल न्यूज़पेपर्स हमें दिखने लग जाते हैं, और बहुत सारे अलग अलग फियरलेस, यानी अब जर्नलिस्ट के अंदर कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, वो बेझिझक होकर के अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं लोगों के सामने. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इंटरेस्टिंगली नियरली 1/3 ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वर जर्नलिस्ट. यानी अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC जो सबसे पहले ऐसे बहुत से फियरलेस जर्नलिस्ट सामने आ रहे हैं. और इसके अलावा उनके कुछ पब्लिकेशंस हैं जैसे कि द हिंदू और स्वदेशा मित्रन. द हिंदू स्वदेशा मित्रन ये जी सुब्रमण्य अय्यर की पब्लिकेशन एडिटरशिप में ये 2 अखबार छपे. केसरी और महारट्टा ये बाल गंगाधर तिलक के एडिटरशिप में छपे, है ना. और बंगाली और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के एडिटरशिप में छपा. अमृता बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष के एडिटरशिप में छपा और मोतीलाल घोष के एडिटरशिप में छपा. और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के एडिटरशिप में छपा. इंडियन मिरर NN सेन के एडिटरशिप में छपा. वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी के एडिटरशिप में छपा. इसी तरीके से हिंदुस्तान और एडवोकेट 2 अलग अलग हैं. ये GP वर्मा की एडिटरशिप में छपे. और जो ट्रिब्यून अखबार है और जो अखबार आम है वो पंजाब में छपे, है ना. इंदू प्रकाशन और धनैन प्रकाशन इंदू प्रकाशन धनैन प्रकाशन प्रकाश इंदू प्रकाश और धनैन प्रकाश. कल और गुजराती बॉम्बे में छपे, है ना. और सोम प्रकाश बंगानीवासी और साधारणी बंगाल में छपे. ये दूसरे अखबार हैं उस समय के. तो मतलब ये है कि कुछ अखबार हैं गिने चुने जिनका आप नाम याद रख सकते हैं स्टेट से जोड़ करके या इनके एडिटर से जोड़ करके. इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जो कि अब्रॉड में रह रहे थे उन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, जर्नल्स निकाले. जैसे कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन में ये पब्लिश हुआ. श्याम जी कृष्णा वर्मा के अंडर में. और वंदे मातरम पेरिस में छपा मैडम कैमा के अंडर में. और तलवार बर्लिन में छपा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के अंडर में. और गदर सैन फ्रांसिस्को में छपा लाल हरदयाल के अंडर में. नेशनलिज्म की फीलिंग जगा सकें ताकि वो उन इंडियंस के दिल में जो कि अब्रॉड रह रहे हैं, है ना. तो उसके लिए ये 4-5 अखबार हैं, है ना, जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, है ना. तलवार हो गया, गदर हो गया, विद द नेम ऑफ द एडिटर ऑल्सो, है ना, और प्लेस. Newspapers depict almost all aspects of life in colonial India from around the 1870s onward, from the 1920s onward. Newspaper tracked the major events. ओके तो न्यूज़पेपर के अंदर सभी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं द कॉलोनियल इंडिया फ्रॉम अराउंड द 1970s ऑनवर्ड्स, यानी 1870s ऑनवर्ड्स, यानी 1870 के बाद के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए वो सब हमें देखने को मिलते हैं इन द न्यूज़पेपर. अगर हम देखें 1920s के बाद न्यूज़पेपर्स ज़्यादातर इवेंट्स को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन सभी को ट्रैक कर रहे हैं. यानी न्यूज़पेपर के अंदर आपको पूरा फ्रीडम स्ट्रगल समझ में आ जाता है. However, newspaper accounts cannot be seen as unprejudiced or completely objective. यानी कि न्यूज़पेपर अकाउंट्स को हम पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं मान सकते, हम उन्हें पूरी तरह कंसिडर नहीं कर सकते.
क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स हैं जो कि न्यूज़पेपर इन लंदन, क्योंकि जो अकाउंट्स जो कि न्यूज़पेपर में छपे, लंदन में छपे, प्रो ब्रिटिश राज लोगों ने छापे, वो अलग होंगे एक इंडियन नेशनलिस्ट पेपर से। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंतर मौजूद होगा, है ना। तो इसीलिए इसकी ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसको एज अ सोर्स कंप्लीटली हम कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। अब आते हैं ओरल एविडेंस। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते उसे? क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। इस तरीके से अब हम बात करेंगे ओरल एविडेंस की। तो ओरल एविडेंस का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ नॉन रिटन सोर्सेज, यानी जो सोर्सेज लिखे नहीं गए उनकी मदद से जब आप हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो कहलाता है ओरल एविडेंस। जैसे कि पर्सनल रेमिनिसेंस आप कर सकते हैं, है ना। ओरल सोर्सेज हिस्टोरियंस को अलाउ करते हैं ताकि वो जो बाउंड्रीज हैं अपने डिसिप्लिन की उसको एलाबरेट कर सकें, उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर सकें, है ना। अपनी फाइंडिंग्स को दूसरे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकें, मिला सकें। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो ओरल हिस्ट्री को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओरल इम्पोर्टेंट है ना, कि समवन टोल्ड समथिंग, है ना, दे आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, वी कांट कंसिडर देम as a major source. Now the next thing is creative literature. What is creative literature and why it is important? So the most significant outcome of the Indo-European contact was the novel which emerged in the later half of the 19th century. The first important writer of that period was the famous Bengali novelist बंकिम चंद्र चैटर्जी। यानी कि जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस पीरियड इंडो यूरोपियन संगम से पैदा होती है वो है नॉवल। नॉवल की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं वो है बंगाली नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनका जो टाइम है वो है फ्रॉम 1838 टू 94, है ना। उनके नॉवेल्स मोस्टली हिस्टोरिकल हैं और इनमें से जो बेस्ट नोन नॉवल है वो है आनंद मथ। आनंद मथ उन्होंने 1882 में लिखा और स्पेशली उसकी जो पावरफुल लिरिक है, उसके जो पावरफुल वर्डिंग है वंदे मातरम, वंदे मातरम के लिए आनंद मथ बहुत फेमस हुआ। एंड जो डिपिक्शन है सन्यासी रिवोल्ट का 1760s का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका लास्ट नोवेल रहा लास्ट नॉवल रहा उनका राजा सिम्हा, जिसको आप ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं उनके रिमार्केबल करियर का, यानी उनका जो इतना महत्वपूर्ण करियर है, इतना शानदार करियर है, उसका बहुत ही एक ग्रैंड फिनाले उन्होंने किया। और राजा सिम्हा जो है वो लास्ट उनका नॉवल था। और इसके बाद में एक इच्छाराम सूर्यराम देसाई हैं जो कि 1853 से 1912 तक रहे। एक फाइन स्कॉलर है मेडिवल गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री के, और इनका पहला नॉवल था हिंद अणे ब्रिटानिका, हिंद अणे ब्रिटानिका। और ये जो है ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स है, यानी इंडिया के जो कुछ नॉवेल्स हैं उनमें से एक है ये। इसकी जो पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, है ना, उसकी वजह से ये इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स। और तमिल राइटर्स भी हैं कुछ, जैसे कि गिरिजा देवी और रामा तीर्था थम्मल, जिन्होंने मोहनरा राजानी 1931 में और दसीकालीन मोसावलाई 1936 में, ये कुछ नॉवेल्स हैं जो लिखे। और सोशल एक्सपीरियंस के लिए भी नॉवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवी कृष्णा राव का अगर आप किलू बोम्मलू जो पपेट्स है 1956 का, अगर आप उसको पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तेलुगु में है। और इसमें मोरल एस्पेक्ट्स और बिहेवियर जो है रूरल पीपल का वो दर्शाया गया है। इसी तरीके से वाइकोम मोहम्मद बशीर का 1910 से 1994 तक ये रहे। इनका एक ये भी एक एमिनेंट राइटर है मलयालम के, जिनका फेमस नॉवल है बलिया काला साखी, जो चाइल्डहुड फ्रेंड के नाम से आप जान सकते हैं। 1944 में इन्होंने लिखा, ये एक ट्रैजिक टेल है लव की, है ना। इसी तरीके से एक और है
थाखाजी शिवा शंकरा पिल्लई, ये एक और नॉवलिस्ट हैं जो कि प्रोमिनेंट हुए, फेमस हुए अपने दो एक्सट्रीमली वेल रिटन वर्क्स के लिए जो कि मलयालम में थे। तोटियुड़े मक्कन, सन ऑफ अ स्कैवेंजर। स्कैवेंजिंग आप जानते हैं, जो जंगल में जो चीज़ें उठा करके कलेक्ट करके उनको सेल करने का या उनसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का काम करते हैं, दैट इज़ स्कैवेंजिंग। तो तोटियुड़े मक्कन यानी कि सन ऑफ अ स्कैवेंजर 1948 का मलयालम का एक नॉवल है। और चिम्मिंच यानी कि श्रिम्प्स 1956 का ये नॉवल है। तो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद और सोशल आउटलुक होने के बावजूद सारे राइटर्स का एक स्ट्रॉन्ग सेंस है, वो है रियलिज्म का, और डीप इंटरेस्ट है मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की लाइफ में। यानी कि जो दरकिनार कर दिए गए लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर ऑप्रेस किया गया है, उन लोगों की ज़िंदगी पर कहीं ज़्यादा ध्यान है इन सभी राइटर्स के अंदर। यही एक खासियत है और यही एक कॉमननेस है। ये जो नॉवेल्स हैं ये आपको सोशल कैनवस की एक पिक्चर देते हैं, यानी सोसाइटी कैसी है उन दिनों में, है ना। कहीं ना कहीं नॉवल में उस दौर की सोसाइटी मेंशन की गई है ना। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है पेंटिंग्स। Some information on the socio-economic, political and cultural life during the colonial period can be obtained from the paintings of that period। यानी इस दौर की पेंटिंग से कुछ हद तक हम उस दौर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में जान सकते हैं। कॉलोनियल पीरियड के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। अब जो कंपनी की पेंटिंग्स हैं